महान वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, कहीं ना कहीं कुछ अविश्वसनीय जानने का इंतजार कर रहा है। और कभी-कभी वो अविश्वसनीय जानकारी आसमान से ही गिर पड़ती है, बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से। आज हम एक ऐसी ही कह सकते हैं घटना का विश्लेषण करने वाले हैं, जिसने हाल ही में रक्षा और खुफिया हलकों में काफी सनसनी फैलाई है। मई में भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक छोटा लेकिन काफी तीव्र संघर्ष हुआ, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा जा रहा है, उसके दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसका असर दूर तक महसूस किया जा रहा है। हुआ ये कि एक चीनी निर्मित PL-15 एयर टू एयर मिसाइल जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, वो भारतीय सीमा में गिरी। और गिरी भी कैसे? लगभग पूरी तरह से सुरक्षित हालत में। हमारी आज की ये जो बातचीत है, ये आधारित है मीडिया रिपोर्ट्स पर, रक्षा विशेषज्ञों की जो टिप्पणियां आई हैं उन पर, और इस घटना से जुड़े जो अलग अलग विश्लेषण सामने आए हैं उन पर। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि इसके पीछे जो तकनीकी, खुफिया और सामरिक पहलू छिपे हैं, उनको गहराई से समझना है। कैसे एक गिरी हुई मिसाइल भारत की रक्षा अनुसंधान के लिए एक वरदान जैसी साबित हो सकती है, और दक्षिण एशिया का जो नाजुक शक्ति संतुलन है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उसी 87 घंटे के संघर्ष से। मई में जब ये सब चल रहा था तो संभवतः एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान से, अब वो JF-17 था या J-10C ये पक्का नहीं, एक चीनी PL-15E मिसाइल दागी गई। लेकिन हुआ ये कि मिसाइल अपने निशाने से चूक गई और पंजाब में होशियारपुर के पास एक खेत में जा गिरी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मिसाइल टूटी फूटी नहीं मिली, बल्कि काफी हद तक सही सलामत हालत में थी। रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत के लिए एक खुफिया कूप कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी कामयाबी। ये सिर्फ एक हथियार का मिलना भर तो नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, इसे खुफिया कूप कहना एकदम सही है। जरा सोचिए, दुश्मन की या कह ले प्रतिद्वंदी की सबसे आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक लगभग पूरी की पूरी अक्षुण्ण हालत में आपके हाथ लग जाए। ये रोज रोज होने वाली बात नहीं है। आमतौर पर क्या होता है, मिसाइल के टुकड़े मिलते हैं, हाँ, बिखरे हुए। बिल्कुल, जिनसे बहुत सीमित जानकारी ही मिल पाती है। लेकिन एक लगभग पूरी मिसाइल मिलना, वो भी इतनी एडवांस्ड, ये भारत के DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लिए तो समझिए सोने की खान जैसा है। ये उन्हें इस हथियार की तकनीक को, उसकी आत्मा तक को समझने का एक सुनहरा मौका देता है। तो ये तो किसी जासूसी फिल्म जैसा हो गया। DRDO के लिए ये वाकई खजाने की तरह होगा। वो कौन सी तकनीकी बातें होंगी जिन पे उनकी नजर सबसे ज्यादा होगी? क्या खास है इस मिसाइल में? हाँ, खजाना ही समझिए इसे। देखिए, इस मिसाइल में कई खास बातें हैं। सबसे अहम चीज है इसका दिमाग, जिसे कहते हैं एडवांस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार सीकर या ASA सीकर। सोचिए, ये मिसाइल का वो हिस्सा है जो अपने लक्ष्य को बहुत दूर से, मीलों दूर से ढूंढता है, उस पर लॉक करता है और फिर मिसाइल को गाइड करता है। और ये सब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है, जो इसे पकड़ना या जैम करना मुश्किल बनाता है। अच्छा। और भारत खुद अपनी अस्त्र जैसी मिसाइलों के लिए ये ASA तकनीक विकसित कर रहा है। तो इस चीनी तकनीक को सामने से देखना, उसे समझना, ये बेहद जरूरी है। इससे पता चलेगा कि वो तकनीक में कहाँ है और हम कहाँ सुधार कर सकते या हम कहाँ बेहतर है। यानी ये मिसाइल की सिर्फ आंखें नहीं, बल्कि उसका बहुत तेज दिमाग भी है। और क्या है इसमें खास? फिर आती है इसकी रफ्तार। इसका जो राज है वो है डुअल पल्स रॉकेट मोटर। ये कोई आम मोटर नहीं है। डुअल पल्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये मोटर मिसाइल को 2 बार थ्रस्ट देता है, 2 चरणों में ऊर्जा देता है। एक बार लॉन्च के समय तेजी देने के लिए और फिर बीच रास्ते में दोबारा, ताकि वो अपनी रफ्तार और ऊर्जा बनाए रखे, खासकर लंबी दूरी पर। इससे ये आवाज की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज, मैक 5+ की रफ्तार पकड़ सकती है। मैक 5? बाप रे। हाँ, और ये इसे दुनिया की सबसे तेज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक बनाता है। और तीसरी अहम चीज है इसकी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर क्षमता, यानी ECCM। अच्छा, ये क्या है? एंटी जैमिंग जैसा कुछ? हाँ बिल्कुल, सरल शब्दों में कहें तो दुश्मन अगर इसे जैम करने की कोशिश करे या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से धोखा देने की कोशिश करे, तो ये मिसाइल उन कोशिशों को नाकाम कर सकती है। ये इसकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाता है। तो DRDO इन सभी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन कर रहा होगा। रडार कैसे काम करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मोटर में कौन सा प्रोपेलेंट है, उसकी संरचना कैसी है, एंटी जैमिंग तकनीक कैसे काम करती है। बड़ा मौका है। लेकिन रिपोर्ट्स में एक और बात थी जिसने मुझे चौंकाया, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म का फेल होना।
ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, और ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, आमतौर पर इतनी एडवांस्ड, इतनी महंगी मिसाइलों में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम होता है। हाँ, ताकि दुश्मन के हाथ न लगे। बिल्कुल। इसका काम यही होता है कि अगर मिसाइल अपने लक्ष्य से चूक जाए या उसमें कोई खराबी आ जाए, तो वो खुद को हवा में ही नष्ट कर ले, ताकि उसकी तकनीक, उसके राज दुश्मन के हाथ ना लगें। लेकिन ये PL-15 गिरी और फटी नहीं, ये सही सलामत मिल गई। जैसा कि स्क्वाड्रन लीडर विजेंद्र के ठाकुर, जो वायुसेना के अनुभवी हैं, उन्होंने भी इशारा किया है, इसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म या तो इसमें था ही नहीं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, या फिर उसने काम नहीं किया, मतलब वो फेल हो गया। इसके क्या मायने हो सकते हैं? ये तो बड़ी बात है। इसके कई मायने हो सकते हैं। एक संभावना तो ये कि शायद ये मिसाइल का एक्सपोर्ट वर्जन था, PL-15E, जिसमें शायद लागत कम करने के लिए या किसी और वजह से ये फीचर दिया ही ना गया हो। या फिर, और ये ज्यादा चिंताजनक बात हो सकती है चीन के लिए, कि ये इस बात का संकेत है कि ये हथियार प्रणाली अभी भी पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं है। इसमें कुछ तकनीकी खामियां हो सकती हैं। मतलब क्वालिटी कंट्रोल का इशू कह सकते हैं। क्या चीन इसे जल्दबाजी में बनाकर बेच रहा है? ये सवाल अब चीन के हथियारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर भी उठता है, और भारत और उसके जो सहयोगी देश हैं, उनके लिए ये एक अप्रत्याशित तकनीकी बढ़त का दरवाजा खोल सकता है। तो अब सवाल ये है कि भारत इस अप्रत्याशित तोहफे का, कह सकते हैं, इस्तेमाल कैसे कर रहा है? क्या इससे हमारे अपने मिसाइल कार्यक्रम, खासकर जो हमारा महत्वाकांक्षी एस्ट्रा प्रोजेक्ट है, उसे कोई नई दिशा मिल रही है? पर इसके ASS सीकर और ड्यूल पल्स मोटर की जो तकनीक है, उसका इस्तेमाल अपने अगली पीढ़ी के स्वदेशी एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल कार्यक्रम में करने का इरादा रखता है। अच्छा, ये सिर्फ नकल करना नहीं होता, समझिए। ये होता है अत्याधुनिक तकनीक को समझना, वो कैसे काम करती है ये जानना, और फिर उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनाना या उससे भी बेहतर बनाना। एस्ट्रा मार्क 2 ये मौजूदा एस्ट्रा मिसाइल से कितना अलग और बेहतर होने वाला है? देखिए, एस्ट्रा मार्क 1 जो है, वो पहले से ही हमारी वायुसेना में शामिल है और उसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। एस्ट्रा मार्क 2 का लक्ष्य इस रेंज को लगभग दोगुना करना है, मतलब 200 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज। 200 किलोमीटर? हाँ, और सिर्फ रेंज ही नहीं, इसमें बेहतर प्रोपल्शन होगा, मतलब मोटर ज्यादा शक्तिशाली और एफिशिएंट होगा, और लक्ष्य को खोजने और उस पर निशाना साधने की क्षमताएं भी ज्यादा उन्नत होंगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी भारतीय मिसाइल जो दुश्मन के विमान को देखने की रेंज से भी बाहर से उसे निशाना बना सके, ज्यादा दूरी से, ज्यादा सटीकता से। PL-15 से मिली जानकारी, खासकर ऐसा सीकर और डुअल पल्स मोटर के बारे में, इस विकास को न सिर्फ तेज कर सकती है, बल्कि इसे और घातक बनाने में मदद कर सकती है। और इसे किन विमानों पर लगाया जाएगा? योजना है कि इसे हमारे प्रमुख लड़ाकू विमानों जैसे Su-30 MKI और हमारे स्वदेशी तेजस फाइटर जेट पर एकीकृत किया जाएगा। हालांकि ये भी बता दें कि ये प्रोजेक्ट अभी रक्षा मंत्रालय की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के नजरिए से कितना अहम लगता है? ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने स्वदेशी हथियारों की जरूरत को और पुख्ता कर दिया है। बिल्कुल, ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। ऑपरेशन सिंदूर के अनुभवों ने, जहां रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय हथियारों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, इस बात को और रेखांकित किया है कि अपनी खुद की उन्नत तकनीक विकसित करना कितना जरूरी है। और दिलचस्प बात यह भी है कि एस्ट्रा कार्यक्रम में सिर्फ सरकारी कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां जैसे लार्सन एंड टुब्रो और टाटा एडवांस सिस्टम्स भी शामिल होंगी। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर भी? हाँ, ये एक ड्यूल ट्रैक उत्पादन रणनीति का हिस्सा है। इससे उत्पादन तेज होगा और देश में एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार भी बनेगा। क्या सिर्फ भारत ही इस चीनी मिसाइल के राज जानने को उत्सुक है, या दुनिया के दूसरे बड़े देशों की भी इसमें दिलचस्पी है? खबरें तो यही बताती हैं कि कई देशों की नज़र इस पर है। जाहिर है, ये एक बहुत ही सक्षम मिसाइल मानी जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस और जापान जैसे देशों ने कथित तौर पर इस PL-15 की तकनीक को समझने में, उस तक पहुंच बनाने में रुचि दिखाई है। और अमेरिका, वो तो जरूर चाहेगा। हाँ, अमेरिका क्यों पीछे रहेगा?
जाहिर है वो भी चीन की इस प्रमुख मिसाइल के हर पहलू को बारीकी से समझना चाहेगा। इसका रडार सिग्नेचर कैसा है, मतलब ये दुश्मन के रडार पर कैसे दिखती है, इसका मोटर कैसे काम करता है, उसमें क्या ईंधन है, गाइडेंस सिस्टम क्या है, और खासकर वो ASA रडार की बनावट, उसका आर्किटेक्चर कैसा है। जैसा कि एक रक्षा पत्रकार ने कहा भी, ये भारत के लिए एक खुफिया तख्ता पलट है और अमेरिका यकीनन इसे देखना और समझना चाहेगा। ये जानकारी अमेरिका को अपनी रणनीति बनाने में, अपने विमानों की सुरक्षा बेहतर करने में और चीन की क्षमताओं का आकलन करने में मदद कर सकती है। अच्छा, तो ये जो दूसरे देशों की दिलचस्पी है, ये सिर्फ तकनीक समझने तक ही सीमित नहीं लगती। इसका असर इस पूरे इलाके के शक्ति संतुलन पर भी पड़ रहा है ना? इस घटना के बाद क्या लगता है, इस क्षेत्र में हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो गई है? पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, ये एक अहम सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दक्षिण एशिया में कह सकते हैं हवा थोड़ी बदली है। ऐसा लगता है कि दोनों ही देश, भारत और पाकिस्तान, अपनी वायुसेना की क्षमताओं को और तेजी से मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो जहां वो PL-15 को अपनी तरफ से सफर बता रहा है, अब खबरें हैं कि वो कथित तौर पर इससे भी लंबी दूरी की PL-17 मिसाइलें हासिल करने पर विचार कर रहा है। PL-17, इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज 400 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। ये बहुत लंबी दूरी है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए। इसके साथ ही तुर्की से बड़ी संख्या में वाई कामिकेज ड्रोन्स खरीदने की भी बात चल रही है। ये आत्मघाती ड्रोन होते हैं। और तो और चीन से नए J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स, मतलब जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते, और आधुनिक HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम और KJ-500 ANWC विमान खरीदने की भी अटकलें हैं। ये KJ-500 हवा में उड़ते कमांड सेंटर जैसे होते हैं। बाप रे, ये तो काफी बड़ी लिस्ट है। मतलब पाकिस्तान अपनी वायु शक्ति को काफी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ये सब अगर होता है तो पाकिस्तान की वायु शक्ति को एक नया आयाम मिल सकता है। तो ये तो हुई पाकिस्तान की बात। भारत अपनी तैयारियों को कैसे आगे बढ़ा रहा है? हमारी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, भारत भी चुप नहीं बैठा है। अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है। स्वदेशी एस्ट्रा मार्क 2 पर काम तेजी से आगे बढ़ाने की बात तो हमने की ही। इसके अलावा भारत अपनी मौजूदा मिसाइल क्षमताओं को भी लगातार बेहतर कर रहा है, जिसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसका सफल परीक्षण एक बड़ा उदाहरण है। हाँ, ब्रह्मोस की रेंज भी बढ़ाई गई है ना? हाँ बिल्कुल, इसकी रेंज पहले ही 300 किलोमीटर से बढ़ाकर 500 किलोमीटर से ज्यादा कर दी गई है और अब इसके 800 किलोमीटर रेंज वाले एक्सटेंडेड वर्जन पर भी काम चल रहा है। और रिपोर्ट्स थीं कि ऑपरेशन सिंदूर में Su-30 MKI से ब्रह्मोस का इस्तेमाल भी किया गया था। वायुसेना की बात करें तो अतिरिक्त 114 लड़ाकू विमान खरीदने का जो MRFA प्रोजेक्ट है, उस पर भी विचार चल रहा है, जिसमें राफेल एक प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। और स्वदेशी तेजस? हाँ, स्वदेशी तेजस LCA Mk-1A विमानों को भी वायुसेना में शामिल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है और अभी हाल ही में इसी साल जुलाई 2025 में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए के स्वदेशी सैन्य साजो सामान की खरीद को मंजूरी दी है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा? हाँ, इसमें नई मिसाइलें हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, हवाई रक्षा प्रणालियां हैं, बहुत कुछ है। लक्ष्य साफ है, अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को हर स्तर पर मजबूत करना और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी तकनीक पर निर्भर होना। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को समेटें तो एक गिरी हुई मिसाइल जो शायद पहले सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा लगती, हाँ। वो अब महज वो नहीं रह गई है। ये खुफिया जानकारी का एक बड़ा स्रोत बन गई है, तकनीकी तरक्की का एक जरिया बन गई है और भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर एक अहम मोहरा बन गई है। इसने भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा दी है और साथ ही साथ क्षेत्रीय समीकरणों में भी काफी हलचल मचा दी है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये घटना दिखाती है कि आधुनिक युद्ध कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है और तकनीकी बढ़त कितनी क्षणिक हो सकती है। मतलब एक छोटी सी चूक, एक तकनीकी खामी या एक अप्रत्याशित घटना भी बड़े रणनीतिक मायने रख सकती है। अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो ये सवाल भी उठता है कि भविष्य के संघर्षों में खुफिया जानकारी कहाँ से और कैसे मिलेगी? क्या अब गिरी हुई मिसाइलें या पकड़े गए ड्रोन या फिर साइबर दुनिया से मिली जानकारी पारंपरिक जासूसी से ज्यादा अहम हो जाएगी? और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। आज जब तकनीक इतनी तेजी से हर रोज बदल रही है,
तो क्या किसी देश की सुरक्षा सिर्फ उसके अपने बनाए हथियारों पर, अपनी रिसर्च पर ही निर्भर रह सकती है, या फिर अपने संभावित विरोधियों की तकनीक को गहराई से समझना, उसकी कमजोरियों और उसकी ताकतों का विश्लेषण करना, ये उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हो गया है? निश्चित रूप से ये सोचने वाली बात है। और जो श्रोता यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पूरा प्रकरण कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए, रक्षा प्रौद्योगिकी यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी का पहलू है। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता यानी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी की बात है। भारत, चीन, पाकिस्तान के जो जटिल त्रिकोणीय संबंध हैं वो इसमें झलकते हैं। और क्षेत्रीय सुरक्षा यानी रीजनल सिक्योरिटी का मुद्दा तो है ही। ये सारे जीएस पेपर के महत्वपूर्ण विषय हैं। और ये एक अकेली घटना कैसे इन सभी आयामों को छूती है, ये समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए उपयोगी हो सकती है। हमें उम्मीद है कि PL-15 मिसाइल और उसके प्रभावों पर हमारा ये विश्लेषण, ये गहरी बातचीत सभी श्रोताओं के लिए, चाहे वो रक्षा मामलों में रुचि रखते हों या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, जानकारीपूर्ण और दिलचस्प रही होगी। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और विश्लेषणों से ना चूकें। और हाँ, इस विषय पर आपके कोई प्रश्न हों या कोई विचार हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। हम जल्द ही एक और सामयिक और महत्वपूर्ण विषय के विश्लेषण के साथ वापस आएंगे।